Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel and welcome to Ideal Educators. जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सीरीज स्टार्ट की है और ये बेड़ा उठाया है कि अपनी कौम के बच्चों को हम पढ़ा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एडवांस लेवल की पूरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉपिक मास्टर्स लेवल एंड एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और नंबर 3 उनको अचीव कैसे किया जा सकता है। तो जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इस लेक्चर के अंदर वो सारे के सारे आपके साथ कवर करेंगे। और इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, MA या ICMA एंड सो ऑन, CA के अंदर उन सब के काम आती है चीज़ें। तो लिहाजा अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं एंड हियर वी गो। वेलकम बैक। अच्छा जी, बिफोर वी मूव ऑन, सबसे पहले जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं ज़रा अपना पॉइंटर ले लूँ जनाब। ये आ गया मेरा लेज़र पेन। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू कर दूं एक दफ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन द टोटल नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड GDP. It helps understand the economic growth and stability and guides the government and the central bank policies. थोड़ा सा जिनको याद नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैं उनको ज़रा सा रिवाइज करवा दूं बहुत जल्दी से, बड़ा क्विकली से जनाब, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है मैक्रो लेवल के ऊपर, यानी कंट्री के लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर इकोनॉमिक डिसीजंस को। मिसाल के तौर पे एक कंट्री की GDP क्या है, उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, नेशनल इनकम कैसे बढ़ाई जाए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं स्टडी करता, हाँ पूरी इंडस्ट्री को स्टडी करेगा, पूरी कंट्री को स्टडी करेगा, इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करता। ठीक है, सो बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने डिफरेंट लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, तो मेरे सामने एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये चैनल ग्रो कर जाए। जो स्टूडेंट्स उर्दू समझते हैं वो मेरे इस चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ITB, मार्केटिंग, HR, जितना कुछ मुझे बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड मैंने सीखा है, मैं उनको सिखा दूँ। ठीक है, और इंग्लिश चैनल के ऊपर इंग्लिश समझने वाले स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखा दूँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से कंट्रीज़ के भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम यहाँ पे रीड करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर द की गोल्स। देखो, ये डेफिनेशंस जो मैंने आपको लिखी हैं, अगर आप चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ICMA पढ़ रहे हैं, चाहे आप CA पढ़ रहे हैं, चाहे आप यानी एडवांस लेवल के ऊपर आपको जो भी इकोनॉमिक्स में आपको मतलब जो जिस लेवल के ऊपर भी आप पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशंस आपकी परफेक्ट हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं। एक एक चीज़ बड़ी रिसर्च से लिखता हूँ मैं। कोई चीज़ उठा के ChatGPT से इधर से उधर से कॉपी करके नहीं डालता, हर चीज़ को रिसर्च करके डालता हूँ। रेफरेंसेस होते हैं मेरे सारे। सो जो डेफिनेशंस मैं आपको दे रहा हूँ वो पक्की पक्की डेफिनेशंस हैं, आप इसको अपने एग्जाम के अंदर बेधड़क लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर द की गोल्स। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है की गोल्स। एक तो ये पता नहीं छोटा क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये पेन ये रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेन कहाँ जा रहा है। बहरहाल यार इसी से पढ़ लो, ये देखो। चलो जी, की एंड गोल्स। ठीक है, आई डोंट नो यार कैसे आता है ये। बहरहाल की गोल्स, main goals that the government aim to achieve for a stable and healthy economy. यानी एक गवर्नमेंट जो अपने गोल रखती है, अपने टारगेट्स रखती है, एक हेल्दी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। ठीक है, हेल्दी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है?
वो इकोनॉमी नहीं जो $1 अरब के लिए भीख मांगे जाके, वो इकोनॉमी नहीं। एक हेल्दी इकोनॉमी वो होती है जो अपने पाँव पे खड़ी हुई हो, जिसको अपने मेन खर्चे चलाने के लिए किसी से कर्जा न लेना पड़े। ये है हेल्दी इकोनॉमी की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स में कॉपी निकालो और इसको लिख लो कि हेल्दी इकोनॉमी की डेफिनेशन ये होती है, द इकोनॉमीज और द कंट्रीज which do not rely on any sort of external debts or external loans or even internal loans to meet their basic and regular expenses. अब एक कंट्री के बेसिक और रेगुलर एक्सपेंसेस क्या है, बड़ा डिटेल के अंदर जाके समझा रहा हूं मैं आपको। एक कंट्री के बेसिक और रेगुलर एक्सपेंसेस क्या है? उसके बेसिक एक्सपेंसेस हैं उसका बजट। जो बजट है उसका, मिसाल के तौर पे एक कंट्री में जनाब उसकी पेंशन्स हैं, सैलरीज हैं, उसके अपने एक्सपेंसेस हैं। जो मेन, अभी मैं तरक्याती फंड्स की तो बात ही नहीं कर रहा, जो मेन रेगुलर रूटीन के सालाना एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, जिसके अंदर उसका दिफा भी शामिल है, जिसके अंदर एक कंट्री की एजुकेशन शामिल है, जिसके अंदर हेल्थ शामिल है, जिसके अंदर बेसिक ह्यूमन नीड्स की प्रोविजन के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो सब कुछ शामिल है। वो प्रोवाइड करने के लिए उस कंट्री को किसी से लोन ना लेना पड़े, किसी की खैरात ना लेनी पड़े, किसी पॉलिटिक्स के अंदर ना घुसना पड़े। वो अपने ही अंदर से इंटरनली अपनी एक्सपोर्ट से, अपनी रेमिटेंसेस से उसको जनरेट कर लें, उससे मीट कर लें। उसे कहते हैं एक हेल्दी इकोनॉमी। ये एक हेल्दी इकोनॉमी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर द key goals that the governments aim to achieve for a stable and healthy economy, such as economic growth, low unemployment, and stable prices. अब इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइसेस। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मजीद डिटेल्स के अंदर जाके कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं। तो आप ये समझें कि एक गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं, जिसको उस गवर्नमेंट ने अचीव करना है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को हेल्दी कर सके, उनको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। अब वो क्या होते हैं? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पता है ना, एक कंट्री की इकोनॉमी बड़े लेवल की जो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। अब वो गोल्स क्या क्या होते हैं? देखो, मेन वैसे तो बहुत सारे गोल्स हैं, ठीक है। हाँ, जैसे पाकिस्तान है, उसके तो बहुत सारे गोल्स हैं इस वक्त, क्योंकि एक बहुत ही क्राइसिस के अंदर चलती हुई इकोनॉमी है। लेकिन यूजुअली क्या गोल्स होते हैं? नंबर 1 फुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 लो इन्फ्लेशन, नंबर 3, अच्छा लो इन्फ्लेशन लिखा है मैंने यार, डिफ्लेशन नहीं लिखा है। एक गलती जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं वो लिख देते हैं डिफ्लेशन, यानी मैक्रो इकोनॉमिक गोल डिफ्लेशन है। रॉन्ग। डिफ्लेशन कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक गोल नहीं होता, क्योंकि डिफ्लेशन यूजुअली एक्सपीरियंस नहीं करती इकोनॉमीज, ये बहुत ही रेयर है। हाँ, लो इन्फ्लेशन ये जरूर, यानी कीमतें बढ़ें, क्योंकि कीमतें बढ़ती हुई आप उसको रोक नहीं सकते, वो बढ़ेंगी लेकिन स्लो बढ़े। ऐसा ना हो कि जनाब आप सुबह उठे तो पेट्रोल 8 रुपए बढ़ा, रात को सोए तो 12 रुपए बढ़ गया, ये ना हो। हाँ, बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ़ की कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, गल्फ़ की कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, मगर बड़ी स्टेबल हो रही हैं। लोगों को पहले से पता होता है कि कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और बहुत ही यानी पॉइंट्स के अंदर वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है। नंबर 3 इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, और ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ये सारी चीज़ों की मैंने डिटेल्स बताई हुई हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों की डिटेल्स मौजूद है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, देखो मैंने यहाँ पे बताया है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट लिख देते हैं द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं, यूजुअली कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाता है और होता है, लेकिन उसको स्टेबल रखना ये इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है एक कंट्री का, ठीक है। 1 2 3 4 5 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सो मेन जो है मास्टर्स लेवल पे, एडवांस लेवल के ऊपर जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। और भी होते हैं लेकिन ये 6 मेन है। अगर आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना है तो भी आप
इनको बेस बना के लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना शुरू करते हैं और सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने अभी आपको यहां पढ़ाया था ये रहा, फुल एम्प्लॉयमेंट पहला मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी एक कंट्री ने अपने लिए ये टारगेट सेट किया कि यार हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जिसके अंदर सबसे पहला फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कुछ लोग लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर लिखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं ये नहीं है, इसको रीड करो। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क इन अ नेशन शुड बी एबल टू फाइंड वर्क। यहां पे मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब यह है कि ज्यादातर। देखो अनएम्प्लॉयड कौन होता है, मैंने इकोनॉमिक्स की जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अनएम्प्लॉयड पर्सन इकोनॉमिक्स की जबान में वो शख्स होता है जो जॉब करने के काबिल हो और एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा हो मगर उसको जॉब ना मिले। वो शख्स इकोनॉमिक्स की जबान में अनएम्प्लॉयड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयड। इकोनॉमिक्स की जबान में एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है, जॉब करने के काबिल भी है, स्किल्ड भी है, मगर जॉब नहीं मिल रही, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड। तो यहां पे वो कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर विलिंग। पहली चीज कि वो ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादातर लोग जो जॉब्स ढूंढना चाह रहे हैं और काबिल भी हैं कि वो जॉब कर सकें एक कौम में, शुड बी एबल टू फाइंड द वर्क। उनको जॉब्स मिल जानी चाहिए। ये है एक कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स, अच्छा एक बात जहन में रखना कि एज एन एडवांस स्टूडेंट आप कभी भी अपने जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात को स्टॉप नहीं करते। यानी बेसिक एक्सप्लेनेशन आपने की कि जी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आपने उसको बस एक्सप्लेन किया एक लाइन में, डेढ़ लाइन में, और आप आगे बढ़ गए। नहीं, आप हमेशा उस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस चीज़ का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आएगा, और भले से आप एक शॉर्ट लाइन के अंदर उसका एक सॉल्यूशन भी प्रेजेंट कर दें। एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द नेशन। अच्छा, जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी यानी ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, ये क्रिएट करेगी सबसे पहला तो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज। सोशल चैलेंज क्या होता है? आइडिया है सोशल चैलेंज? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो जी, और ज़रा लिखो इसके ऊपर जाके सोशल चैलेंज क्या होता है। मैं आसानी से बताता हूँ। सोशल चैलेंज ये होता है सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम हो जाए हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डकैतियाँ बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, छीना झपटी शुरू हो जाए, ये सोशल प्रॉब्लम है। लोगों की लड़ाई झगड़े होने लगे, सोशल प्रॉब्लम है, ये होता है। ठीक है, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े ज़्यादातर आप देखें जी हमारे शहरों के अंदर, अगर रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हो जाए तो जल्दी से लोग बाइक रोकते हैं और दे दनादन सब मारना शुरू कर देते हैं बंदे को, या कोई भी मसला हो जाए उसके अंदर एकदम से लोग कूद पड़ते हैं। ये वजह क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। हर बंदा, कोई बिजली के बिल से परेशान है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परेशान है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के वांदे लगे हुए हैं, किसी के खाने के प्रॉब्लम हुए हैं। ये सारी चीज़ें सोशली आप पे इम्पैक्ट कर रही हैं और बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर जाके निकालता है, लड़ता है, मारता है, पीटता है। ठीक है, किसी के भी फड्डे में घुस जाता है अपनी ये सोशल प्रॉब्लम हो गई ना। अब ये एक नहीं, ये हज़ारों लोग हो गए, हज़ारों थे, फिर हज़ारों से लाखों लोग हो गए। अब वो फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं। ज़रा सा आप देखें किसी को, आप बोलें ओ यार सीधे चल लो, उतरी, वो एकदम गाड़ी रोकेगा, दे दनादन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम हो गई है। डकैतियाँ, छीना झपटियाँ सोशल प्रॉब्लम है। एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, जाहिर सी बात है भाई, जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट जितना एक इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का आगे मेरा पूरे लेक्चर्स आ रहे हैं, एक के बाद एक लेक्चर है, और अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने इतना डिटेल से कवर किया है जाके एडवांस लेवल इकोनॉमिक्स के कोर्स में कि आप लोग दुआएं देंगे मुझे। ज़रूर देखिएगा, आगे जाके 2-3 लेक्चर के बाद वो लेक्चर्स आ जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, और पूरे उसके अंदर सीरीज़ अनएम्प्लॉयमेंट की, मैंने सारा कुछ पढ़ाया उसमें। तो मैं जो आपको बात बता रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी को जितना धचका देती है ना, वो कोई चीज़ नहीं देती।
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, एक बंदा जब एक नेशन में अनएम्प्लॉयड होता है ना, उसका इम्पैक्ट जो इकोनोमेट्री है, अच्छा मैंने इकोनोमेट्री को जो है वो स्किप कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत टफ मैथमेटिक्स है। वो इकोनोमेट्री के अंदर हम कैलकुलेशन उसकी निकाल सकते हैं कि एक बंदा जो अनएम्प्लॉयड हुआ है उसका कंपाउंड इफेक्ट एक इकोनॉमी पे कितना बड़ा पड़ेगा जाके, ठीक है। So, high unemployment creates social and economic challenges for the nation and should be avoided through the macroeconomic policies whenever possible. Simple thing is that. अब importance क्या है जी full employment की? नंबर वन, यानी लोग ज्यादा नौकरियों पे हों, लोग ज्यादा रोजगार, नौकरियों की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है रोजगार लोगों को हासिल हो जाए। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम पढ़ते हैं। नंबर वन, इनकम स्टेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स इनकम टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। सिंपल थिंग इज दैट। देखो, लोग जब काम कर रहे होंगे, उनके पास नौकरी होगी, उनके पास काम करने के मौके होंगे, चाहे वो फ्रीलांसर हैं, वो जैसे भी अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, हुकूमत पे नहीं, हमारे यहाँ तो हुकूमत वैसे ही नहीं पालती, लेकिन इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा के अंदर हुकूमत पालती है बाकायदा लोगों को, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे एक इनकम स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब वो लोग जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं बनते, वो अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। जब वो खर्चा खुद उठा रहे हैं तो वो टैक्स भी दे रहे हैं, उनका पैसा इकोनॉमी के अंदर रोल भी कर रहा है, एनरोल कर रहा है, घूम रहा है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे गवर्नमेंट को हासिल होती है। इट रिड्यूसेस द सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड क्राइम, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि देखो, जो पढ़ी लिखी कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे उन्हें पता होता है कि हमारे कितने लोग स्किल्ड हैं, कौन कौन सी फील्ड में स्किल्ड हैं। जॉब मार्केट यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़ी यानी बहुत ही करीब होके काम करती हैं, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ को बताते हैं कि भाई अब जॉब मार्केट में फ़ला जॉब्स आ रही हैं, तो लिहाजा आप फ़ला कोर्सेज़ जो हैं वो करवाएं, ये एजुकेशन दें, ताकि हम लोगों को हायर कर सकें। सो इससे क्या होता है कि जब इस तरह के स्किल्ड लोग बाहर निकलते हैं, तो वो अच्छी जॉब्स के ऊपर लग जाते हैं, वो रेलिवेंट जॉब्स पे लग जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो रिसोर्स है, या बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है, वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो मैंने आपको समझाया अभी फुल एम्प्लॉयमेंट। पहला ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, बट मैं बहुत डिटेल के अंदर जाके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एडवांस लेवल का लेक्चर है और मैं इसको जल्दी से भाग के गो थ्रू करके ख़त्म नहीं करना चाहता, ठीक है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको समझाया, उसकी इंपॉर्टेंस समझाई। उसके बाद अगला है जनाब, हाउ टू अचीव इट। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कैसे किया जा सकता है, ये बात मैंने शॉर्ट लिखी हुई है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट है www.idealeducators.com। वहाँ पे आप जाएंगे, आप स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको बीकॉम बीएस एसोसिएट डिग्री के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको आईजीसीएसई ए लेवल्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स के एडवांस लेवल के लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे लेक्चर नहीं मिलता है तो आप सर्च के बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जाके अपना रेलेवेंट टॉपिक टाइप कर दीजिएगा। जैसे आप मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिख दें या ऑब्जेक्टिव्स लिख दें तो आपको सामने ब्लॉग आ जाएगा आपके। इसके ज़रिए से आप मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अचीव इट। जॉब क्रिएशन प्रोग्राम्स। सबसे पहला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू क्रिएट जॉब। आए रोज़ हम सुनते हैं जी पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी जॉब्स का ऐलान कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने इतनी जॉब्स का ऐलान कर दिया, केपी के गवर्नमेंट ने इतनी जॉब्स का ऐलान कर दिया। मैं अपना मोबाइल खोल रहा हूँ क्योंकि इत्तेफाक की बात है, आज ही मैंने जो है ये एक पोस्ट पढ़ी भी थी कि कहाँ गई ये पोस्ट भी थी कि जनाब फ़लाँ जो है वो शहर में इतनी जॉब, असामियाँ खाली हैं। हमारे यहाँ वर्ड लिखा हुआ था ना, असामियाँ खाली हैं। बहरहाल ये देखें जैसी कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब ये गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स हैं जनाब जो आई हुई हैं, पता नहीं ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल ये गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स हैं, 25 से 35 साल तक के लोग चाहिए हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये सब क्या है, ये किसी, यानी मैं कुछ ग्रुप का हिस्सा हूँ, वहाँ ऐसे जॉब्स वगैरह आती रहती हैं, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स लाती है लोगों के रोज़गार के लिए। हमारे यहाँ कितने प्रोग्राम्स आते हैं, कितने असली आते हैं, कितने फेक आते हैं, ये एक लॉन्ग डिस्कशन है, लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स लेके आती हैं जॉब क्रिएशन के, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट, जो ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट फॉर बिजनेसेस इंसेंटिव्स।
इसको अचीव कैसे करना है? क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ कंट्रीज कैन अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो उसके अंदर कैसे उसको अचीव कर सकते हैं? पहला है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज ले आती है, इनिशिएटिव्स लेती है, जॉब्स क्रिएट करती है। दूसरा है कि बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। बिजनेसेस को सपोर्ट कैसे करती है? जैसे आप दुबई चले जाएं, अब आप देखें कि जनाब पाकिस्तान से बिजनेसेस उड़ उड़ के भाग भाग के नंगे पैर बिजनेस ओनर्स भाग भाग के दुबई जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज मूव कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो कंट्रीज उनको इंसेंटिव्स दे रही हैं। जब वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हैं तो वो कहते हैं यार बिजली भी सस्ती, पानी भी आ रहा है, भत्ता भी कोई नहीं देना, कोई चोरी डकैती का मसला नहीं, कोई इतने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखने, तो भाई यहाँ से कारखाना उठा के वहाँ मूव कर दो। एक पॉलिसी तो है, पॉलिसी सेट है, एक दफ़ा एग्रीमेंट हो गया, कहानी ख़त्म। ऐसा तो नहीं होता कि एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने बोला नहीं हम पिछले वाली का एग्रीमेंट नहीं मानते, भागो। ये नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं ये चीज़ें आपको बताऊँ। अगर नहीं बताऊँगा तो ये मतलब ये किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं, हमारी तो शुरू से हम बचपन से यही एक ही सूरत हाल, एक ही नहज पे कंट्री को चलते हुए देखते आ रहे हैं। ठीक है। सो कंट्रीज बिजनेसेस को इंसेंटिव देती हैं कि भाई आप जो है हम आपको इतना इतना लोगों की हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, हम आपकी बिजली सस्ती कर रहे हैं, हम आपको जो है वो पानी फ्री में देंगे, हम आपको गैस फ्री में देंगे, ताकि आपके कारखाने चलें तो हमारे लोग जो कंट्री के हैं वो हायर हो जाएं। आपका कारखाना चलेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो अल्टीमेटली एक कंट्री का भला होगा। दूसरी चीज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिपेयरिंग द वर्कर्स फॉर द अवेलेबल जॉब्स। कुछ कंट्रीज़ ये करती हैं। अच्छा, मैंने कई कंट्रीज़ विजिट किए हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि बाकायदा कंट्री लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाते हैं, लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को स्किल्स सिखाए जाते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है, ताकि लोग जो मार्केट में स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मार्केट में डिग्रीज़ रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए तैयार हो सकें। और जब वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो उससे पहले पहले उनको जॉब्स मिल चुकी होती हैं। लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ पे प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम है। क्या कहा मैंने? प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये पहला मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। 6-7 है, लेक्चर बहुत लंबा होगा, आई एम सॉरी, बट क्योंकि ये एडवांस लेवल का लेक्चर है तो इट्स ऑब्वियसली गोना बी लॉन्ग। मैं सिर्फ इसको रीड करके अगर मुझे आगे बढ़ना होता तो मैं ये प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देता। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है आपका लो इन्फ्लेशन। बात को गौर से समझना, मैंने यहां डिफ्लेशन नहीं कहा है, मैंने कहा है लो इन्फ्लेशन। मोबाइल उठाओ और सर्च करो लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जल्दी करो, शाबाश, यल्ला उठो, मोबाइल उठाओ और सर्च करो लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। कीमतों का कम होना, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं। मैं गारंटेड कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स ने सबसे पहले कहा होगा सर कीमतों का कम होना। नहीं, क्योंकि मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमेशा स्टूडेंट्स यही बोलते हैं सर कीमतों का कम होना। कीमतों का कम होना नहीं, कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन है, कीमतों का बढ़ना, लेकिन थोड़ी रफ्तार से बढ़ना, कम पेस पे बढ़ना। 0.5%, 1%, 1.5% इंक्रीज होना, 12% नहीं। पाकिस्तान में कितना इन्फ्लेशन है? 30 समथिंग परसेंट। ठीक है, 12% हर दफ़ा हो जाता है, 10% हर दफ़ा हो जाता है। ये ह्यूज इन्फ्लेशन है, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। यानी समझे कि आप एक चीज़ आज 100 रुपए की खरीदते हैं, कल आप जाते हैं आपको पता चला वो तो 112 रुपए की हो गई है। अब ये 12 रुपए बहुत बड़ा झटका है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी 10,000 रुपए की चीज़ अचानक से बढ़ के जो है वो 12,000 रुपए की हो जाए तो कैसे झटका लगेगा किसी को? ठीक है। सो लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आप इसको रीड करें, द एवरेज प्राइस लेवल शुड rise slowly over time with macroeconomic policies aiming to prevent unexpected price fluctuations। देखो, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए ये लाजमी है कि वो बात को, डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दे और फिर उसी से रेलेवेंट बात को मजीद आगे लेके कंटिन्यू करे। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती। अगर सिर्फ लो इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। द एवरेज प्राइस लेवल शुड राइज स्लोली ओवर टाइम इज कॉल्ड लो इन्फ्लेशन। लेकिन आगे इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया? मैंने कहा विथ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एमिंग टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड प्राइस फ्लक्चुएशंस।
बात समझ आई यहाँ पे? इसे कहते हैं लो इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस बढ़ें लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ें, स्लोली बढ़ें, ओवर टाइम बढ़ें। और ये मैक्रो इकोनॉमिक एक ऑब्जेक्टिव है जो कंट्रीज को हासिल करना होता है ताकि वो अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट कर सकें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है एक कंट्री के लिए अगर उसमें लो इन्फ्लेशन रेट है? नंबर वन, प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी स्टेबल प्राइसेस हेल्प बिजनेसेस एंड पीपल प्लान फॉर द फ्यूचर। देखो इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ज़मानों से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जो कारोबारी हजरात हैं वो ये शिकवा करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हम जो है वो प्राइस कैलकुलेट करते हैं अपना, हम ARR कैलकुलेट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, और पता चलता है जनाब दूसरे दिन अचानक से प्राइस बढ़ के आसमान पे चली गई। एक ह्यूज चेंज आ गया प्राइस के अंदर, प्राइसेस अचानक बहुत बढ़ गई। तो अब वो क्या कहना है, ये प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो फेवर में नहीं है बिजनेस ओनर्स के। वो प्लान नहीं कर सकते अपने फ्यूचर को, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक कंट्री के अंदर लो इन्फ्लेशन रेट होगा तो जो इन्वेस्टर है वो प्रिडिक्ट कर सकेगा कि यार इतना इस हिसाब से अगर मेरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी तो दैट्स फाइन, मेरे पास इतना इतना इतना, इतना रेवेन्यू होगा, हाँ इतनी 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 हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, इतनी हमारी सेल होगी, इसके हिसाब से हम इतने लोगों को रख सकते हैं और उनकी हम ये सैलरीज तय कर सकते हैं। और उन्होंने लोगों को रख लिया, सैलरीज तय कर ली, कल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उनकी तो लग गई वाट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू इंपॉर्टेंस, परचेजिंग पावर। जब लो इन्फ्लेशन रेट होगा, प्रिजर्व्स मनी वैल्यू इंश्योरिंग पीपल कैन अफोर्ड नेसेसिटीज। यानी जब लो इन्फ्लेशन रेट होगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, लोग चीज़ें दूसरी भी खरीद सकेंगे, लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकेंगे, किसी न किसी तरह उनका पैसा इकोनॉमी के अंदर इनरोल होता रहेगा, मूव होता रहेगा। ये बात याद रखिएगा कि हम ये समझते हैं कि एक इकोनॉमी में जहाँ प्राइसेस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे लोग मजबूर हो जाते हैं जी, उनका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। ये देखो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन फैक्टर नहीं सोचा जाता कि यार लोगों पे जुल्म हो रहा है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में नहीं सोचे जाते बदकिस्मती से। इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये सोचा जाता है पैसा। बात समझ आ रही है? पैसा, भाई पैसा होना चाहिए बस। सो लोग ये एक गलत कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में कि अगर हम प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो किसी ना किसी तरह लोगों की जेब से पैसा निकल आएगा बाहर। क्योंकि ये एक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के पास पैसा कम रहे और गवर्नमेंट के अंदर जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी के अंदर उसमें पैसा ज़्यादा रहे। लेकिन हकीकत ये है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, जब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है कहीं पे, तो लोग पैसे को ज़्यादा सेव करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि फ्यूचर डार्क है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। पैसा बचाओ, पैसे को खर्च नहीं करो। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस इनकरेजेस कंज्यूमर्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। यानी मतलब क्या है कि देखो जब लो इन्फ्लेशन होता है बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो हमारी कंट्री के अंदर प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं। क्यों दुबई के अंदर जो दुबई वाले हैं वो दुबई के अंदर पैसा लगाते हैं, खुशी के साथ लगाते हैं। सऊदीया वाले सऊदीया में पैसा लगाते हैं, खुशी के साथ लगाते हैं। कतर बहरीन वाले सब पैसा लगाते हैं, खुशी के साथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आसमान से उतरेंगे क्या? नहीं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार उनका कॉन्फिडेंस है, उनमें एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है, उनके प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं। इन्फ्लेशन है लेकिन लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, थोड़ा 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 करके प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो लोग उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जी हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। अच्छा, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जब लो इन्फ्लेशन होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल होता है, लोग कहते हैं कि यार हमारी कंट्री ठीक है, अच्छी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए, कंट्री में से नहीं अपनी जेब में से निकाल के कंट्री में डालना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, लो इन्फ्लेशन की ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तीन चीज़ें मेन मैंने लिख दी आपके सामने। अच्छा, इसके बाद हाउ टू अचीव, यानी लो इन्फ्लेशन जो है, मैं ज़रा यहाँ पे अपना पॉइंटर ले लूँ जनाब, ये आ गया। लो इन्फ्लेशन जो है ये रहा। लो इन्फ्लेशन अचीव कैसे होता है? नंबर वन,
इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी बना के। इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक यूज इंटरेस्ट रेट एंड अदर टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा, इंटरेस्ट रेट का बड़ा कमाल होता है जी, बड़ा कमाल है। दुनिया के वो लोग जो दुनिया को चलाने वाले हैं ना, बड़े बड़े ग्रेट इकोनॉमिस्ट कह लें आप उनको, बैंक्स के ओनर्स कह लें, या दुनिया की वो कुछ फैमिलीज जो ऐसे यूं कंट्रोल रखते हैं पूरी दुनिया को, उन्होंने दुनिया को एक चूरन ये बेचा है, और खुसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ को चूरन ये बेचा है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ना, इन्फ्लेशन रेट को, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। यानी बैंकों का जो आपस में कर्जा लेने का जो सिस्टम है, बैंक जो कर्जा लेते हैं, आपस में बैंक एक दूसरे से कर्जा लेते हैं, सेंट्रल बैंक से कर्जा लेते हैं, सेंट्रल बैंक बैंक से कर्जा लेता है, कारोबारी लोग बैंक से कर्जा लेते हैं। इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जबकि ये एक मिथ है। इन रियलिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता। अगर आप हिस्ट्री उठाएं, आपको लग जाएगा कि वहाँ पे क्योंकि आपने मनी को, बहरहाल हम इसके ऊपर पूरी एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, और ये आपको टॉपिक इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझाएंगे। तो अभी जो यहाँ बात समझाने की वो है, सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। जहाँ कम करना होता है वहाँ कम करते हैं, जहाँ इंक्रीज़ करना होता है वहाँ इंक्रीज़ करते हैं। इससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट की टैक्सेस होती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन पॉलिसीज एंड सो ऑन, इसको मैनेज किया जाता है। टैक्स कितना लगाना है, कितना विड्रॉ करना है, लगाना है नहीं लगाना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करनी है, गवर्नमेंट ने पैसा किस इंडस्ट्री में लगाना है, किस साइड पे गवर्नमेंट ने पैसा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखी जाती हैं। इन सारी चीज़ों के, यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का इफेक्टिव यूज आपको अचीव करवा देता है लो इन्फ्लेशन रेट। द इफेक्टिव यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी helps the countries in achieving the low inflation rate because ABCD is the reason। ये लिखा हुआ। इस तरह कोई क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बात कही है, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमी ग्रो करे, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेशन, द नेशंस आउटपुट शुड ग्रो। नेशंस आउटपुट, ये हमने बात की, कौम का जो आउटपुट है शुड ग्रो एनुअली, यानी जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, या हमारी नेशनल ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, हर साल बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा जब पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब के दौर में, जीडीपी हमारी 6% से इंक्रीज़ कर रही थी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी जो है वो 6% इंक्रीज़ कर रही थी। उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते, पॉलिटिकल मसाइल हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। फिर हमारा अब सुनने में ये आया है कि इस वक्त करंट 2024 के अंदर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज़ अराउंड 3%। अब आई डोंट नो इसमें कितना रियल है कितना फेक है, एमिनिस्ट्री इंटरनेशनल क्या कह रही है, और दूसरे जो है वो जो इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो भी क्या कह रहे हैं। लेकिन बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, जब हम पाकिस्तान के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो नेशन का जो आउटपुट है यानी जीडीपी जो है वो हर साल बढ़ना चाहिए, जो कि इम्प्रूव करता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को। अवॉइडिंग रिसेशन शुड बी अ की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल। बात समझ आई? गौर से देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने इतनी बात पे लाके बात नहीं रोकी, फिर मैंने ये भी बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी जो हमारा अगर जीडीपी इंक्रीज होगा तो उससे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतरीन होंगे, और रिसेशन को जो है वो हर कीमत के ऊपर अवॉइड किया जाना चाहिए। रिसेशन का मतलब क्या है? कीमतें इंतहाज ज़्यादा ऊपर चले गई, इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई, दैट्स कॉल्ड रिसेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी अगर एक कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी, एक कंट्री में पैसा आएगा, एक कंट्री अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है, एक कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतरीन होता है क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है, तो सबसे पहला उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीजेज, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड विल बी इंक्रीज। देखो, जब लोगों के पास पैसा आता है तो कंजम्पशन बढ़ती है, लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों का ऐसा तो नहीं होता, कोई एक दो लोग होंगे कंजूस मेरी तरह, लेकिन यूजुअली जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो उस पैसे को इकोनॉमी में खर्च करते हैं, वो पैसा इकोनॉमी के अंदर घूमता है,
जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उनको एक मोबाइल था, उन्होंने एक और मोबाइल ख़रीद लिया, फिर एक और मोबाइल ख़रीद लिया, फिर वो ये पैसा मार्केट के अंदर वो डाल रहे हैं। इसी तरह से उनके पास एक लैपटॉप था, उन्होंने कहा भाई हम एक और लैपटॉप खरीदेंगे, उन्होंने एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया। एप्पल का लैपटॉप लिया तो अब एप्पल की दूसरी चीज़ें ले लीं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपका बढ़ रहा है तो इस तरह से आप चीज़ों को बढ़ाते चले जा रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, आसमान से ग्रो हो रही है, मनोसल वो उतर रहा है, नहीं। इकोनॉमी ग्रो इस तरह से हो रही है कि भाई उस इकोनॉमी के अंदर जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रही है, उस इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस एक्सपेंड हो रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, उस इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस लग रहे हैं। जब बिजनेसेस लग रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उस इकोनॉमी की चीज़ें दुनिया के अंदर बाहर बिक रही हैं, उस इकोनॉमी की चीज़ें मुल्क के अंदर बिक रही हैं, तो क्या होगा भाई, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जॉब मार्केट इंक्रीज होगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, काम करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, कारखाने में काम करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे रीड करो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स जॉब्स रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिग्निफिकेंटली। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, आप ये देख लें, सऊदी अरब आपके सामने है, 80 साल के अंदर सऊदी अरब जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। आज से 50 साल पहले आप लगा लें कि सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तानियों को दरवाज़ा बजा के नेशनैलिटी घर पे देना चाहती थी। यानी सबको, तकरीबन सबको, मैं सिर्फ पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी भी शुरू से बहुत रह रहे हैं ना, वो दरवाज़ा बजा के लोगों को नेशनलिटी देना चाहते थे, क्योंकि वो लोग ही नहीं थे, लोग बहुत थोड़े से थे। इट वॉज अ डेजर्ट, पूरा डेजर्ट था जनाब, बहुत ही थोड़ा सा इक्का दुक्का शहर यहाँ पे, एक शहर वहाँ पे, रियाद बहुत छोटा सा था, मक्का मदीना छोटा सा, जद्दा छोटा सा था, बिल्कुल ऐसे यूँ गाड़ी के अंदर आप घूम लें, ठीक है। क्या हुआ कि जो मैंने आपसे बात जो समझा रहा था, मेरे बात जहन से निकल गई कि हाँ, इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई, तेल निकला। जब तेल निकला तो उस तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई। जब इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई तो जॉब्स निकलना शुरू हुई। आज कहाँ पहुँच गया जनाब, वहाँ से जो 80 साल पहले जो सऊदी अरब था वो बिल्कुल एक डेजर्ट था। उसकी इकोनॉमी किस पे रिलाई कर रही थी? सऊदी अरब की इकोनॉमी ज़्यादातर जो रिलाई करती थी वो हाजियों पे करती थी। जब हाजी बाहर से आते थे, ये सऊदी अरब थोड़ी पूरा हिजाज था, ठीक है। तो जो हाजी बाहर से आते थे वो मिसाल वो यहाँ पे लोगों की तिजारत करते थे, चीज़ें लेके आते थे, बेचते थे, ख़रीदते थे, एंड सो ऑन। तो यहाँ की इकोनॉमी ऐसी चलती है। लेकिन जब तेल निकला, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, बिजनेस एक्टिविटीज़ पैदा हुई। आज दुनिया दुनिया सऊदी अरब में कमाने आती है। पाकिस्तानी, कितना लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में बैठा हुआ है, कितने लोग यहाँ पे कमाने आते हैं। वो लोग जो कल नेशनलिटी नहीं लेना चाहते थे, आज वो दुआ करते हैं कि हमें सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल जाए, जो कि 99.99% इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो क्या हुआ कि जी इकोनॉमी ग्रो हुई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ने जॉब्स को क्रिएट किया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई और बहुत तेज़ी के साथ ही कंट्री ऊपर चली गई। गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, ग्रोथ बूस्ट टैक्सेस रेवेन्यूज फंडिंग मोर पब्लिक सर्विसेज। देखिए, जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो इससे एक कंट्री रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। बिजनेसेस जब लगते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर चाहे आप बिजनेसेस को सब्सिडीज ही क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी वो बिजनेसेस आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लाजमी पे करते हैं। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। जो लोग हैं एक कंट्री के अंदर, वो उनके टैक्सेस, उनके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स इम्पोज करते हैं। जो वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, जो वो इकोनॉमी के अंदर अपना पैसा इनरोल कर रहे हैं, उससे इनडायरेक्ट टैक्स वो आपको पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर लोग ही गरीब हैं, कारखाने नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? किस पे टैक्स लगाएंगे भाई? फिर यही होगा कि भाई कुएं पे टैक्स लगा दो, कचरे का टैक्स लगा दो, सांस लेने पे टैक्स लगा दो, यही फिर होता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, हाउ टू अचीव, अब जो बात मैं आपसे कर रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कैसे किया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सड़कें बनानी पड़ती हैं, स्कूल्स बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं। मैंने दुबई, मैंने गल्फ की सारी कंट्रीज देखी हैं। रिसेंटली सऊदी अरब में मैंने एक अजीब चीज़ देखी, ठीक है। इतने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं कि भाई आप, वो कहते हैं ना, ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, इतने ऊंचे, इतने जॉइंट, यानी पूरे सिटीज बन रहे हैं। आपको लगता है कि भाई ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है, नहीं भाई, वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं, वो तो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल इतना बड़ा बड़ा बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि उन्होंने एक विजन सामने रखा हुआ। वो ये चाहते हैं सऊदी अरब वाले कि इनके यहाँ इलाज, मेडिकल भी इतनी हाई क्वालिटी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों कि दुनिया बाहर से यहाँ इलाज करवाने के लिए भी सऊदी अरब आया करें।
उनका एक विजन है। वो कहते हैं कि भाई एजुकेशन भी हमारी ऐसी हो कि दुनिया पढ़ने आए। अब इस पे वो मेहनत कर रहे हैं, 2030 उनका एक विजन है। हमारे हॉस्पिटल्स भी ऐसे हों कि दुनिया यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए। तो बेसिकली क्या है कि इसको अगर अचीव करना, ज़ाहिर सी बात है जब दुनिया इलाज करवाने के लिए आएगी, अब अगर गोरा इलाज करवाने के लिए आएगा तो तांगे पे बैठ के तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे वो रक्शे में तो नहीं जाएगा, वो भाई उसको उसको सड़कें चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बड़े बड़े लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट टाइकॉन्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, सड़कें देनी पड़ती हैं, रेल का सिस्टम देना पड़ता है, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्कूल्स देने पड़ते हैं। वो स्कूल्स वो रेलिवेंट एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को उस गोल के मुताबिक तैयार करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है तो आपको एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों को स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, आपको लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नॉलेजेबल वर्क फोर्स तैयार करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि जनाब आपने बस लोगों को निकाल दिया कि चलो भाई इनको सऊदीया भेज दो मजदूरी कर लें, इनको दुबई भेज दो मजदूरी कर लें, ये ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ योर कंट्रीज रेजिडेंट्स। लोग जो रह रहे हैं, जो नेशनल्स हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। इसी तरह से अगर आप पूरे गल्फ को उठा लेते हैं, आप हैरान और परेशान होंगे कि उनके अपने नेशनल के लिए, चाहे वो दुबई है, सऊदी अरब है, कतर है, जो भी है भाई, उनके अपने नेशनल्स के लिए उन्होंने इतने सारे स्किल्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए में हैं कि आई कांट इवन टेल यू। यानी बेशुमार स्किल्स के प्रोग्राम्स जो हैं उन्होंने मुतारिफ करवाए में कि हमारे लोग सीखें, हमारे लोग आगे बढ़ें। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलें जी, ये मैं इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं इस वक्त जहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, जो कि दुनिया के मुकाबले में कम है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने खोला अपना speedtest.net, ठीक है, और अभी मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ। ओकला मैंने खोल लिया है जी, और ये मैंने क्लिक किया गो। अब आप लाइव डेमो चेक करें कि इस वक्त यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। ये अच्छा, मैं मज़े की आपको बात बताऊं कि मैं इस वक्त एक्सटेंडर के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं डायरेक्ट वाईफाई पे नहीं, एक्सटेंडर पे यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त मैं। और आप चेक करें कि कितनी आ रही है। कितनी है जी? 200, ठीक है। 200 से ऊपर mbps ये एक्सटेंडर पे आ रहा है। मैं अपने मेन राउटर के ऊपर होता हूँ तो मेरे पास 350, 330 ये mbps हमारे पास जो है वो स्पीड आ रही होती है, जो कि मुझे कॉन्ट्रैक्चुअली 400, अराउंड 400 mbps मुझे कॉन्ट्रैक्चुअली कहा है कि हम आपको, जो मेरी कंपनी है जो मुझे दे रही है यहाँ पे मेरे ऑफिस में, वो कहते हैं हम आपको 400 mbps प्रोवाइड करेंगे। 350, 375, 360, 340 ऐसे आ रही होती है। ये दुनिया के मुकाबले में हल्की स्पीड है। मैं यूके में था, वहाँ पे 600 mbps आ रहा था, 600 mbps आ रहा था। अमेरिका के अंदर 500 समथिंग mbps, लाइक 600 अराउंड ये आ रहा था। मैंने खुद अपने मोबाइल के ऊपर चेक किया, इतनी स्पीड, ठीक है। पाकिस्तान में अच्छा, और वही वाईफाई लगे, वही छोटे छोटे से राउटर लगे में। पाकिस्तान में मैंने भी जब लास्ट मैंने देखा, इतने बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगी हुई हैं जनाब, लंबी लंबी घरों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस, ठीक है। और प्रॉमिस कर रहे हैं वो कि कितना देंगे जी? 50 mbps। कितना? 50 mbps। मेरा जो एडिटर है, जो मेरी वीडियोस एडिट करता है, बकौल उसके पास कमर्शियल इंटरनेट है। वो मेरी वीडियो जब मैं उसको भेजता हूँ कि भाई ये हो गई, इसको एडिट करना है, उसको डाउनलोड पे लगा के वो चला जाता है कहीं। अगर लाइट चली गई तो बर्बाद हो गया। उसको वो डाउनलोड के ऊपर लगा देता है, ठीक है, और फिर वो जब कई घंटे बाद वापस आता है तो मेरी वीडियो डाउनलोड हो गई होती है, हो रही होती है उस वक्त। ये इंटरनेट स्पीड। और अभी हाल ही के अंदर हमने देखा कि जनाब इंटरनेट आपका बिल्कुल ही बैठ गया। मैंने घर में जो इंटरनेट लगवाया था, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मेरा ये, जहां मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे इस कल मैं गिन रहा था 17 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। 17 डिवाइसेस मेरे इस इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं,
जिसमें लैपटॉप्स शामिल हैं, जिसके अंदर टीवी की डिवाइस शामिल हैं, जिसके अंदर मोबाइल्स शामिल हैं, जिसके अंदर बहुत सारी 17 डिवाइसेस मेरे इस इंटरनेट और 32 डिवाइसेस मैं इस पर कनेक्ट कर सकता हूँ। 32 डिवाइसेस तक ये इंटरनेट यूं नहीं हिलेगा अपनी जगह से। 17 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं, उसके ऊपर इंटरनेट फुल आ रहा है, मेरे पास फुल आ रहा है, ठीक है। और मैंने एक वक्त में कई डिवाइसेस को चला के भी देखा, फुल इंटरनेट आ रहा है उसके बावजूद। ऑन दी अदर हैंड मैं पाकिस्तान के अंदर था, तो जब इंटरनेट बैठा है तो मैंने फ़ोन किया खातून को, आई डोंट वांट टू मेंशन कि कौन सी कंपनी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इंटरनेट बैठ गया है। ये अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट जब हमारा बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा सर आप कितनी डिवाइसेस इस इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। मैंने कहा भाई 3 डिवाइसेस हैं, एक मेरा मोबाइल है, वाइफ का मोबाइल है और एक लैपटॉप चल रहा है इस वक्त। सर 3 डिवाइसेस आप वाईफाई पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कब्र में इस्तेमाल करूं उसको मैं? अबे भाई घर का वाईफाई क्या मैंने किस लिए लगाया है? क्या मैंने घर का वाईफाई क्या गाने सुनने के लिए लगाया है? मैं माधुरी दीक्षित के गाने सुनूंगा बैठ के? अरे भाई घर का वाईफाई है तो उसके बाद 8 10 12 डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, सारे मोबाइल फोन कनेक्ट होंगे। तो खातून मुझे फरमा रही है 3 डिवाइसेस आपने लगाई हुई है, तो इंटरनेट तो आपका बैठेगा। अबे भाई किस लिए फिर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ? 50 MB आपसे मैंने इंटरनेट आपने हमें प्रोवाइड किया, उसके उसके ऊपर हम 3 डिवाइसेस के ऊपर आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ये अगर टेक्नोलॉजी का ये मसला होगा ना, इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ होगी कि हम अभी 5G पे नहीं पहुंचे, अभी तो मेरा ख्याल है हम 4G पे भी नहीं पहुंचे पूरी तरह से। अगर ये टेक्नोलॉजी होगी, अब आप मुझे ठंडे दिल से बताएं यार, कौन सी कंपनी बाहर से आएगी आपके यहाँ इन्वेस्ट करने? इंटरनेट नहीं है अगर हमारे यहाँ, हम टेक्नोलॉजिकली कहाँ खड़े हैं? मैं आपको और बताता हूँ। अभी हम पाकिस्तान की जब बात करेंगे, हम पाकिस्तान से रिलेटेड जब टॉपिक पढ़ेंगे यही मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आपको वहाँ समझ आएगा कि हमारे यहाँ पेपॉल नहीं है, हम गूगल पेमेंट्स नहीं ले सकते, हम मास्टर कार्ड से इजीली पेमेंट नहीं ले सकते। ऑन दी अदर हैंड आपके बराबर में इंडिया बैठा हुआ है, रेडी वाला ठेले वाला वो आपको QR कोड देता है और पेमेंट रिसीव करता है। टेक्नोलॉजिकली वो कहाँ खड़े, हम टेक्नोलॉजिकली कहाँ खड़े, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अवाम के एजुकेट ना होना भी इसके अंदर है। मैं बैंक के मैनेजर के साथ बैठा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एक बहुत टॉप का अच्छा बैंक है हमारे पाकिस्तान का, तो मैंने उनसे बातें चल रही थी, चाय पी रहा था मैं, तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार पेपॉल नहीं आया, बड़ी मुसीबत है यार, अगर पेमेंट रिसीव करनी होती तो बड़ा इशू हो जाता है। हम स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो मुझे ये पेमेंट रिसीव करना बहुत इशू होता है। तो वो मुझे कहने लगे यार बात ये नहीं है कि पेपॉल नहीं आया, असल एक वजह ये भी है कि हमारी आवाम बड़ी जाहिल है। मैंने कहा कैसे? कह रहा यार देखो, इस हम हर टेलीफोन कॉल के ऊपर लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई आपके ATM कार्ड का नंबर मांगे या आपकी पिन मांगे, या आप, ये मैं सारी बात टॉपिक से रिलेटेड कर रहा हूँ, ऑफ द टॉपिक नहीं कर रहा, क्योंकि एडवांस लेवल का टॉपिक है तो आपको समझ आना चाहिए कि हमसे आपकी पिन मांगे तो आप उसको काइंडली ना दें। रोज़ाना हमारे पास 100 के करीब कॉल्स आती हैं और यही आती हैं कि भाई हमसे पिन ले ली, हमसे ये ले लिया, हमसे वो ले लिया और हमारे अकाउंट से सारे पैसे निकल गए। कहने अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यार ये अवाम जिसके पास पेपॉल नहीं कुछ नहीं, और इतना समझाने के बावजूद फ़ोन के ऊपर सारी डिटेल दे देते हैं। कल को अगर हमने मास्टर कार्ड ये सब कुछ खोल दिया तो ये तो लुट जाएगी अवाम, और ना सिर्फ लुट जाएगी, वो अवाम बैंक के ऊपर आगे चढ़ाई कर देंगे, जी हमारे पैसे तुमने लिए हैं। तो कैसे आप संभालेंगे? वन ऑफ द रीजंस उन्होंने कहा ये भी है कि भाई नई चीज़ें आती पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जहालत भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बात समझ आ गई। तो 3 मेन चीज़ें मैंने लिख दी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर अचीव करना है तो हमारे पास नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स होंगी रिलेवेंट स्किल्स की, और तीसरी चीज़ होगी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा जी, चौथा, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। मैंने ये नहीं कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बल्कि मैंने ये कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी मींस हैविंग अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द मनी फ्लोइंग इनटू, देखो मैंने इसको ना बड़े आसान अल्फाज में लिख दिया। अगर मैं कहता हूं हैविंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बात नहीं, सब क्लियर नहीं हुई ना। हैविंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? नो, इसको मैंने आसान करके लिख दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी मींस हैविंग अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन मनी फ्लोइंग इनटू अ कंट्री फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? पेमेंट के दरमियान का तवाजुन, पेमेंट के दरमियान का बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है? जो चीज़ें हम दुनिया को बाहर बेच रहे हैं उसके एवज में जो पैसा आ रहा है,
वर्सेस जो चीज़ें हम दुनिया से ख़रीद रहे हैं और इसके एवज़ के अंदर जो पैसा बाहर जा रहा है। ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, पैसा आना और पैसा जाना, ये पैसा आता है डॉलर की शक्ल में और जाता है डॉलर की शक्ल में। हमारे यहाँ से पैसा जा इतना रहा है डॉलर की शक्ल में और आ इतना रहा है डॉलर की शक्ल में, ठीक है? जिसमें एक ह्यूज पोर्शन जो है वो रेमिटेंसेस का है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भेज रहे हैं, और एक बड़ा पोर्शन हमारा उसका है लोन्स का और कर्ज़ों का, और एक थोड़ा सा पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट्स का है। बाकी दुनिया के अंदर हम दुनिया से ले रहे हैं और डॉलर दे रहे हैं, ले रहे हैं डॉलर दे रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि नंबर वन, हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएं, और अगर इवन हम अनफेवरेबल भी हैं, जैसे कि मैंने कैसर बंगाली साहब जो पाकिस्तान के बहुत टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी मैंने वीडियो का एक क्लिप देखा था, उन्होंने कहा कि पहले हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप होता था वो बहुत थोड़ा सा होता था, तो वो हम थोड़ा सा इधर उधर से कर्जा लेके कुछ रेमिटेंसेस से उससे पूरा कर लेते, लेकिन इस वक्त इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप बढ़ चुका है कि अब उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक नंबर्स, इसकी डिटेल्स मैं अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, जहां पे हम पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, उसको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो वो एक रिसर्च पेपर में आपकी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। अच्छा, इसको अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है तो इसको स्टेबल रखा जाए, और अगर अनफेवरेबल भी है तो उसको स्टेबल रखें, बढ़ने ना दें। ये जो है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, चौथा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री का। गौर से समझना मेरी बात को। नंबर वन, कि हमारा जो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या तो वो फेवरेबल हो, और फेवरेबल हो तो उसको स्टेबल रखें, और अगर अनफेवरेबल है और थोड़ा सा गैप है तो भी उसको स्टेबल रखें, और कोशिश करें कि फेवरेबल कर लें, लेकिन ये गैप बढ़ के इतना ना हो जाए कि हमारी वाट लग जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? नंबर वन, इकोनॉमिक हेल्थ। स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट्स द हेल्थ इकोनॉमी। यानी अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो हेल्दी है, यानी आप मैनेज कर लेते हैं। आपकी 20 अरब डॉलर की अगर इंपोर्ट्स हैं तो आप तकरीबन 18 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, 2 अरब डॉलर का डिफरेंस आ रहा है, वो आप रेमिटेंसेस से इधर से उधर से कुछ कर्जा लेके पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं और आपकी 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, और आप पिछले 10 साल से इसको मेंटेन किए हुए, आपने इसको नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं जाने दिया, तो भी आप स्टेबल हैं, तो भी इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी आपकी स्टेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल है ना, तो आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े जाइंट्स हैं, वो ये देखते हैं कि कंट्री में स्टेबिलिटी कितनी है, कंट्री फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं अपना ऑफिस जाता हूँ तो मेरे ऑफिस जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, जब मैं लेक्चर देने के लिए सुबह वाले यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मेरे 2 रास्ते हैं वहाँ जाने के। पहला रास्ता है जनाब, वो टूटा हुआ है लेकिन वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है लेकिन वो रास्ता टूटा हुआ है, वो गाड़ी जनाब दे धड़म भड़म धड़म भड़म धड़म भड़म कूदती है, लेकिन शॉर्टकट है वो। और दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन स्मूथ है। मैं लंबे रास्ते से जाता हूँ क्योंकि स्टेबल रास्ता है, गाड़ी मेरी कूदती नहीं है। कभी कभी गाड़ी के अंदर मैं बैठा होता हूँ, पीछे वाली सीट पे अगर बैठा हुआ हूँ, ड्राइवर चला रहा है, तो लैपटॉप मेरा गिर जाता है, मुसीबत हो जाती है। एक दफ़ा गिर चुका है भाई, इतना महंगा लैपटॉप है यार। दूसरा ये कि कभी मैं खुद भी चला रहा होता हूँ, ज़ाहिर है नहीं होता ड्राइवर मिसाल के तौर पे, तो मैं खुद जा रहा होता हूँ, तो वो रोड साफ है, तो एज अ ह्यूमन मैं स्टेबिलिटी को प्रेफर करता हूँ कि यार सीधी सादी रोड हो। इसी तरह से इन्वेस्टर जो हैं वो कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं कि कंट्री में तमाशे ना मचे में हो, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नाच रहा है, इन्फ्लेशन नाच रही है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे भाई? स्टेबल कंट्रीज चाहिए होती, इसीलिए दुबई, इसीलिए सऊदी अरब गोल्डन बर्ड्स कहलानी है, क्योंकि स्टेबल हैं कंट्रीज। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका स्टेबल होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी स्टेबल हो जाएगा आपका। इट हेल्प्स मेंटेन अ स्टेबल नेशनल करेंसी। यानी अगर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है और स्टेबल है, या थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन स्टेबल है, तो इससे आपकी नेशनल करेंसी जो है, यानी जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम रुपए की कदर कहते हैं ना, अब रुपए की कदर क्या है, यानी रुपए की जो वैल्यू है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी। अभी आपने देखा हाल ही के अंदर 2 साल के अंदर पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के एवज तकरीबन 300 से ऊपर क्रॉस मार गया था, और 308 और पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया था, और वो रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। सऊदी अरब का रियाल पता नहीं 90 क्रॉस मार गया था, अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। अब इसमें भी इकोनॉमिस्ट जो हैं
उनका कुछ कहना है, वो कुछ कह रहे हैं कि भाई ये फेक रोका हुआ है, कुछ कह रहे हैं सच्चा रोका हुआ है, कुछ कह रहे हैं ठीक है, कुछ जो कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं नो, इस वक्त जो डॉलर की कीमत है दैट्स ओवर 325। हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमें भी कुछ रियलिटीज़ पता है, बट इस वक्त ये लेक्चर उन रियलिटीज़ को डिस्कस करने का नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ टू अचीव, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेबिलिटी है इसको अचीव कैसे किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए नंबर वन तो ये है कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होगा, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हों। ये सारे जो जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं इनके सब टॉपिक्स भी हैं और ये बड़ी डिटेल्स के साथ लेक्चर्स बनेंगे, वो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, सारी 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 चीज़ें कवर करवाऊंगा। दुआ करो अल्लाह ताला सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे और इस्तकामत दे मुझे, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दूँ। ठीक है, इस दुनिया से जाने से पहले पहले इंशाल्लाह सब कुछ करवा के जाएंगे। अच्छा जी, क्या मैं कह रहा था, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एक कंट्री को अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करना होता है, यानी अगर उसकी देखो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी ना, अगर मिसाल के तौर पे आप देखें बांग्लादेश क्यों स्टेबल हो रहा है, बांग्लादेश स्टेबल क्यों हो रहा है और क्यों हुआ है, रीज़न बड़ा सादा है। आप ज़ारा चले जाएं, दुनिया का टॉप ब्रांड, आप H&M चले जाएं, मैंने दुनिया की कंट्रीज़ में अल्लाह की रहमत से घूम के, मेरी आदत है, शौक़ है, ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन शौक़ है, बड़े से बड़े ब्रांड में जाता हूँ, वहाँ पे टाइम गुजारता हूँ, वहाँ पे चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आप दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड में चले जाएँ, ये जो इस वक्त मैं हाई नेक पहना हुआ हूँ, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, ये H&M की हाई नेक है, मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन बांग्लादेश। ये कोट बैरल मेड इन पाकिस्तान है, कोट के ब्रांड को भी डिस्कस नहीं करते, कोट हमारा, लेकिन मेरे पास ज़ारा का कोट भी है, मेड इन बांग्लादेश, पैंट्स हैं मेड इन बांग्लादेश, आप मार्क्स एंड स्पेंसर्स चले जाएं, मेड इन बांग्लादेश, आप स्प्लैश चले जाएं, मेड इन बांग्लादेश, आप H&M चले जाएं, मेड इन बांग्लादेश, आप ज़ारा चले जाएं, मेड इन बांग्लादेश। ये कपड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको बेशुमार फूड आइटम्स, कपड़ों के आइटम्स, घरेलू इस्तेमाल के आइटम्स मेड इन इंडिया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ब्रांड पे था सेंटर पॉइंट पे, तो हम वहाँ वो देख रहे थे, ये जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन के तवे वगैरह होते हैं ना, तो मैंने कहा यार ये गोश्त को वो करते हैं ना फ्राई वगैरह, तो कास्ट आयरन की हम चीज़ें ले लेते हैं। तकरीबन वहाँ जितने बर्तन मैंने देखे वो दो कंट्रीज़ के निकले, मेड इन इंडिया कास्ट आयरन और नॉन स्टिक कास्ट, नॉन स्टिक मेड इन इंडिया, और जो ये होते हैं ये पत्थर के होते हैं ना कौन से, वो मेड इन तुर्की। अब सवाल यहाँ ये है कि ये और हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, बहुत थोड़ी हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। हाँ, मैंने गल्फ़ में वो क्रीम ज़रूर देखी है, वो कौन सी है पता नहीं, बानो ब्यूटी क्रीम या समथिंग, मैंने वो ज़रूर देखी है। इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स देखे हैं। शान मसाले, भाई हमारे मुल्क की भी शान बन गए माशाल्लाह, वो शान मसाले आपको माशाल्लाह तकरीबन दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, लेकिन जर्मनी में अभी रिसेंटली उनको बंद भी किया गया, कुछ चीज़ों की वजह से, शायद उनकी स्टडी नहीं होगी उस हिसाब से, लेकिन तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था क्यों स्टेबल हुआ, वो इसलिए हुआ कि भाई जब उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई और इम्पोर्ट्स उनकी थोड़ी सी थी, तो स्टेबल हो गए ना, वो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो गया। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही है, इम्पोर्ट बढ़ती चली जा रही है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो भाई हमारी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी तो एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए आपको। गुड्स एंड सर्विसेज पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज़्यादा है, सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, सर्विसेज जो बाहर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तकरीबन आप जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के सर्वर्स उठा लें इंडिया में लगे हुए, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आईटी की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं इंडिया से प्रोवाइड कर रही हैं, और हम चौथे नंबर के फ्रीलांसर थे, वो भी गए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इम्पोर्ट मैनेजमेंट ये बड़ी ज़रूरी है, अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो आपको इंपोर्ट्स को बड़ा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। इंश्योर दैट इंपोर्ट डू नॉट एक्सीड द एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बड़े बड़े मैंने अल्फाज को बड़ा खेल के इसके अंदर जो है वो संभाला है कि हमने ये कोशिश करनी होगी कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स को बहुत शदीद वाले एक्सीड ना कर जाएं, जो कि हुई हुई है। इम्पोर्ट हमारी बहुत है, अभी आपको याद होगा जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी पिछली वाली, तो उन्होंने पाबंदी लगाई थी जनाब बहुत सारी इंपोर्ट्स पे,
और मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, नहीं ये इकोनॉमिक मिनिस्टर होते थे हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस वक्त पाबंदी लगाई गई थी कि भाई इंपोर्ट्स को बैन किया जाए। तो उस वक्त पता चला था हमें कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। वो झूमर, फानूस, कालीन, पता नहीं कितनी चीज़ें जो है बाहर से हमारी ऐसी इंपोर्ट होती हैं कि इंसान देख के हैरान परेशान, भाई ये भी इंपोर्ट होता है। बाद में फिर जब इकॉनमी थोड़ी स्टेबल होना शुरू हुई तो उसके आड़ के अंदर लोगों ने चॉकलेटें वॉकलेटें भी निकाल ली थी बाहर से आने वालों के सूटकेसों में से। हमारे यहाँ बड़े कारनामे होते हैं। तो बहरहाल थोड़ी इकॉनमी एक जब स्टेबल हुई, थोड़ी संभली, तो फिर ये चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोला गया। तो हमारे यहाँ क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो बिल्कुल अनमैनेज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, दन इम्पोर्ट आ रही है, एक्सपोर्ट कुछ जा नहीं रही। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बड़ा शदीद डिस्टर्ब्ड है। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारे एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ हों। इसको हमने नेशनल करेंसी को मैनेज करना होता है कि बिल्कुल ही जो है वो बेवकूफ़ाना कीमतें जो है ना बढ़ जाएँ, बल्कि उसको कभी कर्ब लगाना पड़ता है, कभी उसको ओपन छोड़ना पड़ता है हमारी करेंसी को, ताकि करेंसी जो है वो ओपन मार्केट में फ़्लोट करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के ज़रिए जो है कंट्रोल हो जाए। कभी हमें फ़िक्स एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ता है एंड सो ऑन। सो ये 3 चीज़ें, 3 ऐसे काम हैं जिनको गवर्नमेंट्स यूजुअली करती हैं, तो उससे उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी की मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी और हाउ टू अचीव इट। 5वें ऑब्जेक्टिव जाने चलते हैं जनाब। 5वां ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर ना होता चला जाए। मतलब क्या है? Income should be distributed relatively equally to ensure the economic opportunities for all the citizens and prevent unrest. Promoting income equality is a key goal for macroeconomic policies. गौर से समझो, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास, रूलिंग क्लास है, वो 1% से भी कम है। यानी वही 1% के बच्चे हैं उनके मुताबिक जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, फिर कल वो रूल करने के लिए आ जाते हैं। ये पैसा उन्हीं के दरमियान घूमता है, उन्हीं के दरमियान चलता है, उन्हीं के दरमियान नीचे आ जाता है थोड़ा सा, फिर ऊपर चला जाता है, वापस में महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन, फिर वापस चला जाता है सारा का सारा पैसा। तो एक गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है और होना चाहिए कि भाई इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन मेरी बात को ज़रा यहाँ समझना, यहाँ ठहर जाए ज़रा सा। इनकम के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि इनकम जो है, एक आदमी ने ₹1,00,000 लगाए हैं तो उसको भी जो है वो 20,000 मिले, और एक आदमी करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं तो उसको भी 20,000 मिले, सबकी सैलरीज भी बराबर हो। नहीं, पैसा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो का मतलब ये है कि जिसकी जितनी एफर्ट, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स, उसको उतना मिले, सब पे बराबर का टैक्स लगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि भाई इस सेक्टर को हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इस सेक्टर पे हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, इस सेक्टर में थोड़ा टैक्स लगाएंगे। जैसे अभी हाल ही के अंदर पता चला कि जो सैलरी क्लास जो है वो पाकिस्तान की, वो एक्सपोर्टर से भी, वो जो हमारी एक्सपोर्टर है उनको भी एग्जिट करके इतना टैक्स दिया उन्होंने। अभी मैंने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया है डॉन न्यूज़ का कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेटर बता रहा है कि भाई इस वक्त जो करंटली आपके पास है, अगर आपको 5 लाख रुपए तनख्वाह है तो तकरीबन 1,33,000 या समथिंग तो आपका टैक्स में चला जाएगा हर महीने। तो यानी हर महीने का मतलब ये कि अगर 5 लाख वाला आदमी है, वो हर महीने 1,33,000 रुपये दे रहा है, तो वो साल के उसने तकरीबन मेरा ख्याल है को 15-16 लाख रुपए दे दिए टैक्स के अंदर। रिटर्न में क्या मिला? दिस इज द क्वेश्चन। तो अब ये पैसा जो ये 13 लाख रुपए वो एक साल के अगर एक गवर्नमेंट को दे रहा है मिसाल के तौर पे, या इससे ज़्यादा दे रहा है, अब ये पैसा उसको वापस तो मिल नहीं रहा। अच्छी सड़क की सूरत में, तालीम की सूरत में, उसके बच्चों की घर की सेफ्टी की सूरत में, पानी की सूरत में, बिजली की सूरत में, ये तो मिल नहीं रही, ये तो टैक्स से जा रहा है। प्लस फिर इनडायरेक्ट टैक्स अलग दे रहा है हर कोई, उसको मिल नहीं रहा। लेकिन एक स्पेसिफिक क्लास उसको एंजॉय करे, ठीक है, वो पैसा उठा के हम सूद के अंदर दिए चले जा रहे हैं अपने कर्जों की। एक क्लास अमीर से अमीर हो रही है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और ये अक्सर कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपको ये बहुत देखने को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बड़ी सख्त नज़र रखती हैं। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के अंदर इस पर बड़ी सख्त नज़र रखी जाती है। उन्होंने बड़ी क्लासेस लोगों की सेट कर दी हैं, इससे ऊपर नहीं जाओगे, इससे नीचे नहीं आओगे। सही है ना, मेहनत करोगे, काम करोगे। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिवली equally to ensure the economic opportunities for all the citizens, prevent unrest. क्लियर हो गई बात जो मैंने आपको समझाई? बात इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली होगी, यानी सही होगी, इंसाफ के साथ होगी, इंसाफ के साथ होगी, यानी जो पैसा इकोनॉमी में जा रहा है वो पैसा सिटीजन्स को वापस भी मिल रहा है, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? सबसे पहले जो सोशल हार्मनी पैदा होगी, टेंशन कम होगी, किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी के बेटे से, किसी की बेटी से, किसी के बच्चों से, किसी के ओहदे से लोग नफरत नहीं करेंगे, सोशल हार्मनी होगी, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ठीक है। इट रिड्यूसेस टेंशन, लोग बोलेंगे यार ठीक है वो भी कमा रहा है हम भी कमा रहे हैं। एंड प्रोमोट सोशल कोहेजन, यानी लोगों में आपस में सोशली एक ताल्लुक बनेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, क्योंकि देखो ना हर एक को अच्छा नहीं लगता ना कोई किसी से मांगे, किसी के घर पे टन टन जी खाना है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोलता बंदा यार भाई मेरे भी हालात ऐसे हैं यार क्या हो गया, तो सोशली क्या होगा? डिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर सब अपने अपने पाँव पे खड़े हैं, अपना अपना कमा रहे हैं, घरों में बिजली आ रही है, वो कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र है घरों में बिजली आ रही है, नलों में पानी आ रहा है और पेट्रोल की टंकी भी फुल है। आप कहाँ रहते हैं? दुबई में। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर अल्लाह लफीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंश्योर्स एवरीवन हैज़ अ फेयर चांस ऑफ सक्सीड, यानी देखो अगर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेयरली होगी तो फिर सबके पास सक्सेस का एक इक्वल चांस होगा। लोगों के पास चांस होगा कि उनके बच्चे इक्वल स्कूल में पढ़ें, एक जैसे स्कूल्स में पढ़ें, एक जैसा निज़ाम तालीम हो, अच्छी तालीम सब ले सकें। ऐसा ना हो कि जनाब किसी एक स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चप्पल नहीं है उनके पास, और एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो जनाब वहाँ तो फिर पार्टीज़ हो रही हैं ज़बरदस्त वाली, ठीक है। आपके जहन में आएगा कि भाई मैं उल्टे हाथ से क्यों पी रहा हूँ, सीधे से क्यों नहीं पी रहा हूँ, सीधे यार इधर अगर मैं उठाऊंगा तो थोड़ा सा माइक हिल जाएगा, कोई बात। तीसरी चीज़ ये है पॉवर्टी रिडक्शन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पॉवर्टी कम होगी। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर 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 इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी तो इससे पॉवर्टी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर बनता चला जाएगा, जो कि रॉन्ग है, इससे बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अचीव कैसे किया जा सकता है? तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें रखी मैंने सब में। नंबर वन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि हायर टैक्सेस ऑन द वेल्दी एंड लोअर टैक्सेस ऑन द पुअर, यानी जो पैसे वाली आवाम है उनके ऊपर आप टैक्स ज़्यादा लगाएं, उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं, उन पे टैक्स इम्पोज करें, लेकिन जो गरीब आवाम है उससे टैक्स रिड्यूस करें। कुछ कंट्रीज़ के अंदर या शायद हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा उल्टा हो जाता है कि जो गरीब हैं बेचारे बहुत टैक्स पे कर रहे होते हैं, या इक्विटेबल इक्वल जो है वो टैक्स वो पे कर रहे होते हैं, उनको इंसेंटिव्स भी नहीं मिल रहे होते हैं, तो इससे गैप जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाता है। फिर जब गैप बहुत बढ़ता है तो फिर क्राइम बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है तो मज़ीद एक्सपेंस बढ़ता है, सो ऑन। बड़ी लंबी डिस्कशन है ये। दूसरी चीज़ है सोशल प्रोग्राम, वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सपोर्ट दोज इन नीड। देखो जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर आपको अचीव करनी है ना तो आपको सोशल प्रोग्राम्स भी लाने पड़ेंगे, जिसके अंदर वेलफेयर का प्रोग्राम है, हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, ये सब चीज़ें। देखो ना यार, देखो अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, बराबर से लोगों को उनके हुकूक दिए जाते हैं उस पैसे के एवज़ में, तो जैसे 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 इमरान खान साहब के दौर के अंदर वो इंसाफ कार्ड आया था। अब आपके पॉलिटिकल व्यूज़ जो भी हों, हो सकता है मेरी इस बात को सुन के कुछ लोग गालियाँ दें, कुछ लोग और सपोर्ट करें, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा इस वक्त पॉलिटिकल व्यू देना बिल्कुल जो है ना वो नहीं है। लेकिन उनके दौर में जब ये इंसाफ कार्ड आया था, सेहत कार्ड और हेल्थ कार्ड आया था, उसमें क्या हुआ था कि ये पैसा आवाम पे ही वापस जा रहा था। तो एक गरीब आदमी भी 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज करवा लेता था जाके अस्पताल के अंदर। इंडिया में मेरा एक दोस्त है, उसके फादर का बाईपास हुआ, 18 लाख रुपए लगे उनके। इंडिया के 18 लाख रुपए का मतलब है पाकिस्तान के कितने बन गए? 36, 8 और 8 16, 36 और कोई 60 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट बन गई, क्योंकि 3 रुपए के करीब पहुंच गए, 3 रुपए से ऊपर हो गया, 60 लाख रुपए। वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ने भरा, पूरा 100%। अकॉर्डिंग मेरे दोस्त ने मुझे खुद बताया कि मेरे अब्बा का जो बाईपास हुआ और सब कुछ हुआ, उस सब में इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा भरा। ये क्या है? ये है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए, उसको टैक्स को आवाम को ही वापस कर दिया, नाइंसाफ़ी नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर जैसे हमने बात की, अब मिनिमम वेज लॉ भी लाया जा सकता है, इंश्योरिंग दैट वर्कर्स आर अर्न लिवेबल वेज। इसका मतलब क्या है कि अगर यानी लोगों के लिए, जैसे सऊदी अरब के अंदर कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 10 साल पहले, यहाँ पे एक बादशाह थे किंग अब्दुल्ला, तो उनको जब पता चला कि भाई इस तरह से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों को जो है वो उनकी किसी की तनख्वाह जो है वो कम है, किसी की ज़्यादा, तो फिर उन्होंने एक लॉ बनाया, उन्होंने कहा कि भाई 2500 रियाल से नीचे किसी की तनख्वाह नहीं होगी,
ये ऑफिशियल रूल है। सबको बराबर के हुकूक मिल, यानी बराबर के हुकूक से मतलब ये है कि सबको एटलीस्ट हर इंसान को को ये हक है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो लिहाजा इतनी जो है वो अब मिनिमम वेज होगी। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम वेज। इसी तरह यूएस के अंदर मिनिमम वेज है, यूके के अंदर मिनिमम वेज है। ये सब क्या है? ताकि भाई इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अमल में लाई जा सके। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये होती है, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, और इसको अचीव करने के लिए ये 3 चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट छठा छठा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। यानी दरख्त लगाओगे तो दरख्त काट पाओगे ना भाई। अगर दरख्त आज सारे काट लोगे तो कल लकड़ी कहाँ से लेके आओगे? ठीक है। तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने दरियाओं को भी बचाना है, अपनी लकड़ी को भी बचाना है, अपनी ज़मीन को भी बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, अपने पानी को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने रिसोर्स को भी बचाना है। सब चीज़ों को बचाते हुए आपने आगे बढ़ना है। इनको इस्तेमाल ऐसे करना है कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं एक सादी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया की आप, चलो आप थाईलैंड चले जाएँ, बहुत करीब है। आप इंडिया चले जाएँ, बम्बई चले जाएँ, गोवा चले जाएँ, आप थाईलैंड चले जाएँ, आप दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप अमेरिका चले जाएँ, आप सऊदी अरब चले जाएँ, आप दुबई चले जाएँ, उनके बीच पे चले जाएँ, आपको काला पानी नहीं दिखेगा, पानी साफ दिखेगा। सही है, नीला-नीला पानी आ रहा होगा, आप ऐसे झाँकेंगे आपको ज़मीन नज़र आ जाएगी। और आप कराची के सी व्यू चले जाएँ, समझ आ गई मेरी बात? कैसा पानी आ रहा होगा? काला, गंदा, मट्टी वाला, बिल्कुल मटियाला पानी। क्यों? गंदा पानी, काला पानी। मछलियाँ मैंने देखी फिशरी के अंदर जनाब, वो मछलियों का हाल बुरा होता है बेचारी को, लगता है सबको स्किन की बीमारी हुई हुई है। क्यों? क्योंकि आप जाके ये गटर का जो पानी हमारा नदी का है, इसको चेक कर लें, ये कहाँ जाता है। नदियों का पानी, गटरों का पानी, ये सारा कहाँ जाता है, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। 100% शायद समंदर में ना जाता हो, लेकिन आप चेक कर लें। आई डोंट वांट टू से कि वो कहाँ जाता है, आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा हमारा समंदर इतना गंदा क्यों है। फिर कचरा हमारा सारा कहाँ जाता है, लोग कहाँ फेंकते हैं कचरे को उठा उठा के, आपको पता चल जाएगा समंदर हमारा इतना गंदा क्यों है। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमने अपने समंदर को भी गंदा कर दिया, हमारे दरिया गंदे हो गए, हमारे लकड़ियाँ काट रहे हैं, लकड़ियाँ हम दरख्त उगा नहीं रहे। आज ही मैंने एक ब्लॉगर की वीडियो देखी, वो बेचारे दरख्त लगाते हैं, वो अभी उन्होंने 14 अगस्त पता नहीं कितने दरख्त लगाए, वापस आए, उन्होंने आगे देखा सारे दरख्त को चुरा के ले गए। यानी हम लोग इस किस्म की अजीब कौम है कि पता नहीं अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर जब ज़ख़म निकलता है उसके ऊपर नमक डालते हैं, और जब ज़ख़म सड़ जाता है उसको आग लगा देते हैं, और कहते हैं हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। अबे भाई, अपने आप को संभालने, अपने अपने रिसोर्सेज को बचाने से, संभालने से हम आगे चल सकेंगे। अगर उनको ज़ाया करेंगे तो क्या होगा हमारी आगे वाली नस्लों को। बहरहाल, सो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंश्योर्स रिसोर्सेज आर अवेलेबल, अगली आने वाली जनरेशन को कुछ मिलेगा। अगली आने वाली जनरेशन को अगर हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कुछ मिल जाएगा। उन्हें साफ पानी मिल जाएगा पीने का, उन्हें समंदर साफ मिल जाएगा, उन्हें फिजा साफ मिल जाएगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बच जाएगा भाई। हेल्थ को हम इसको प्रोमोट करेंगे, लोग आएंगे, लोग देखेंगे। क्यों लोग नारायण कागान शोगरान की तरफ जाते हैं, और हमारे जैसे लोग जाके वहाँ सारा गंद करके आ जाते हैं, वो बेचारों की ज़िंदगी को हम ख़राब कर देते हैं। लेकिन लोग फिर भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो सिर्फ क्यों जाते हैं? उसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, उसको साफ इन्वायरमेंट मिलता है, उसको साफ फिज़ा मिलती है, खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। हम लोग जाके वहाँ बर्बाद करके आते हैं। झील सैफुल मलूक जाएंगे, कचरा फेंक के आ जाएंगे, जैसे हमारे अब्बा की झील थी वो। अबे भाई, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? रिसोर्स एफिशिएंसी प्रोमोट्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा जी, अचीव कैसे होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अचीव होती है 3 चीज़ों से, मेन चीज़ें। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सो ऑन। बड़े से स्कूल के अंदर मैं वर्कशॉप करवाने गया मैंने वहाँ 3 डब्बे लगे हुए देखे, एक रिसाइकिल का, एक प्लास्टिक वेस्ट का, एक पेपर वेस्ट का। एक हायर स्टैंडर्ड के बच्चे को मैंने बुलाया, उसके हाथ में ये थी प्लास्टिक वाली स्टिंग की बोतल थी मेरा ख्याल है। मैंने कहा पी ली? कह रहा हाँ। मैंने कहा फेंक दो। वो गया और उसने जाके पेपर वाले के अंदर फेंक दी, पेपर वाले डब्बे में फेंक दी। मैंने कहा इसमें क्यों फेंकी? कह रहा सर इसमें आसान है, मेरी थ्रो अच्छी होती है। दूसरे डब्बे बजाय इसके वो साथ रखे, वो थोड़े से साइड पे रखे हुए थे।
अब जब तक हम अपनी आवाम को ये अवेयरनेस नहीं करेंगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाओ, तमीज़ सीखो, कुछ खुदा का वास्ता इंसान बनो, तो फिर कैसे? जब तक हम उनको 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 हम बावर नहीं करवाएंगे ये चीज़ें, उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, तो कैसे कुछ भी अचीव होगा? नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ है कि अगर हमने एनवायरनमेंट सस्टेनेबल क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो दूसरी चीज़ हमने हासिल करनी होगी, वो है एनवायरनमेंट रेगुलेशंस, ये बनाने पड़ेंगे। यूके में बड़ी सख्ती है भाई, फैक्ट्री आपकी कितना धुआं दे सकती है, मीटर लगे हुए फैक्ट्रियों पे धुएं इतना धुआं आप छोड़ सकते हैं, और इस धुएं में ये केमिकल्स नहीं होने चाहिए, टॉक्सिन्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका धुआं छूटा, आपकी फैक्ट्री में धुआं छूटा, तो आपके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा और आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे बताएं, हमारे यहाँ जो है वो हमारे यानी बाइकों के साइलेंसर साफ होते हैं आग लगा के। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आग लगा के करते हैं, कोई नहीं पूछता। कचरे को जलाते हैं, एक जगह पे मैं था, वहाँ गली की सफाई होती ही ऐसी है कि सारा कचरा जमा होकर कोने पे रख के आग लगा देते हैं, और वो सारी आग उड़ रही है, लोगों की सांस में जा रही है, ऊपर जा रही है, थैलियाँ प्लास्टिक जल रहे हैं, उसमें चूहा जल गया, सब कुछ हो गया, कौन पूछता है भाई। तो एनवायरनमेंट के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हमने कैसे करना है, समंदर में हमने कचरा फेंकना है नहीं फेंकना है, गटर का पानी फेंकना है नहीं फेंकना है, ज़मीन में हमने कितनी जो है वो कचरे को हम डंप कर सकते हैं नहीं करना है, दरख्त कितने लगाने हैं नहीं लगाना है, कितने दरख्त काटने हैं कितने नहीं काटने हैं। जब कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लॉ है कितने इन प्लेस हैं, ये सवाल है। तीसरी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। भाई आवाम को सिखाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आवाम को आपने तमीज़ सिखा दी, एजुकेट पीपल अबाउट सिस्टम प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको बच्चे की मिसाल दी कि इतनी बड़े हायर ग्रेड के बच्चे को बुला के मैंने कहा बोलते नहीं बेटा, उसने कहा मैंने फेंक दो, उसने फेंकी, तो पेपर वाले ने फेंक दी, सिर्फ इसलिए कि उसको फेंकना वहाँ पे आसान था। तो अगर हमने ये ऐसे नहीं है, पाकिस्तान के अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके अंदर अच्छी तमीज़ भी है बच्चों को। ऐसी बात नहीं कि हमारे सारे बच्चे जो है वो कोई मेरी तरह के, नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। लेसन रिव्यू, आज हमने क्या क्या किया मैंने आपको समझा दी जनाब। 6 की 6 हमने कवर किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर मैंने आपको ये 6 के 6 जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिटेल्स के साथ मैंने आपको पढ़ाए। पहला था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 100% लोगों की जॉब्स लग जाएं, नौकरियां लग जाएं, लेकिन सब के सब को, ज़्यादातर आवाम जो स्किल्ड है और जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रही है उनको जॉब्स मिल जाएं, उनके काम कारोबार चल जाएं। लो इन्फ्लेशन रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ्लेशन हो जाए, बल्कि लो इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि यानी रेट इंक्रीज हो, इन्फ्लेशन आए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आए, थोड़ा थोड़ा बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर मैंने आपको समझाया, जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है तीसरा। चौथा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ फेवरेबल रहे, कभी नेगेटिव ना हो, लेकिन स्टेबल रहे जैसा भी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बड़ा बुरा इकोनॉमी है तो उसको भी हमें स्टेबल कर दें, इसका ये मतलब खतन नहीं है। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम जो है वो बराबर से इंसाफ के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। इंसाफ का नाम लेते भी डर लगता है जनाब। और छठा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी लोगों के अंदर तमीज़ हो। अब कुछ आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, और जनाब वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, चाहें तो मैं आपका ब्लॉग का लिंक जो है, इसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। www.idealeducators.com idealeducators.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाएंगे, आपको सारे नोट्स वहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो रही है उसके नोट्स आप मेरी वेबसाइट पे www.idealeducators.com पे जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई नोट उसके वो कैटेगरी में जाके नहीं मिलता तो आप सर्च के बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ जाके अपना टाइटल लिखिएगा, आपको आपका नोट ज़रूर, यानी आपको नोट्स जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल दी हैं जो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अपने बलबूते के ऊपर, बगैर चैट जीपीटी के, बगैर जेमिनी के, बगैर को पायलट के, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह एडवांस लेवल पर समझ आएगा। ये लेक्चर बहुत लंबा था, लेकिन आज के बाद अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे।
अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेस्ट इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, मार्केटिंग के लेक्चर्स, बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स, HR के लेक्चर्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, कंसल्टेंसी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक पहुंचा दें। और मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए www.idealeducators.com. Thank you so much for watching.